नमस्कार दोस्तों, दिव्य नेत्र से मैं प्रीतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। बिहार दरोगा पीटी परीक्षा को देखते हुए दिव्य नेत्र आपके लिए 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज की व्यवस्था की है, जो पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है। मैं खुद 2 बार इस एग्ज़ाम में सफल हुआ हूं और अपने लंबे समय के अनुभव से इस प्रश्न पत्र को तैयार किया हूं। आप एक बार इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि प्रश्न की प्रकृति कैसी है। इस प्रश्न पत्र में करेंट अफेयर के भी 10 प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगर हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल अभी नया है। इस प्रश्न पत्र का PDF के लिए हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेगास्थनीज के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछ रहा है, तो वह पहले सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था। हाँ, ये तो सही लग रहा है, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक। दूसरा है, इसने इंडिका की रचना की। हाँ, मेगास्थनीज ने इंडिका की भी रचना की थी। उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। ये भी बात सही है, क्योंकि उसने पाटलिपुत्र की जब यात्रा की थी तो 7 वर्णों में उसने भारतीय समाज को बांटा था। नेक्स्ट है, उसने ग्रामीण प्रशासन का वर्णन किया। ये गलत है, उसने ग्रामीण प्रशासन का वर्णन नहीं किया था। उसने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्य की समितियां द्वारा संचालित की जाती थी उस समय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। उसने ग्रामीण प्रशासन का वर्णन किया। ये नहीं होगा। मिलान करते हैं, इसका ऑप्शन सेट नहीं कर पाए। चलिए मिला देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। पल्लव वंश किसने था? सिंह विष्णु। आप पल्लव वंश सिंह विष्णु एक आचार। राष्ट्रकूट हो जाएगा दंती दुर्ग 1 नंबर। चालुक्य हो जाएगा जयसिंह, सी का 3। उसके बाद यादव वंश भिल्लभ पंचम, डी नंबर ऑप्शन होगा। तो ये मिलान बोला था, इसका ऑप्शन नहीं दे पाए। चलिए इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं, सही कथन पर विचार करें। कथन 1 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। हाँ, सही बात है। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में ही दिया था और प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में दिया था। ये बात भी सही है, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगिरी में ही दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। आंसर नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो ये है बौद्ध धर्म का आचरण संबंधी नियम है, तो ये विनय पिटक से संबंधित है। तो त्रिपिटक ग्रंथों के संबंध में बौद्ध धर्म था, तो है क्या, विनय पिटक संघ के नियम तथा आचरण से संबंधित है। सूत पिटक धार्मिक सिद्धांत एवं उपदेश से संबंधित है। और क्या है, अभिधम्म पिटक दार्शनिक बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी में साहित्यिक स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी साहित्यिक स्रोत से नहीं। साहित्यिक स्रोत होता क्या है? साहित्य जो लिखा जाता है किसी सभ्यता के बारे में, तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो वहाँ पे जो लिपि भी लिखी गई है वो भावचित्रात्मक है, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो इसलिए उसका साहित्यिक स्रोत प्रमाण नहीं होगा। तो ये नंबर तो कथन 1 तो गलत हो गया। कथन 2 चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। हाँ, भावचित्रात्मक लिपि थी, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो कथन नंबर 2 सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। 5वां का बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? अनवार ए सुहाइली
पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र की किसने रचना की थी? विष्णु शर्मा ने। तो इसका फारसी अनुवाद है अनवार-ए-सुहाइली। नेक्स्ट चलते हैं, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? चंपारण सत्याग्रह में नहीं भूख हड़ताल किया था, खेड़ा में भी नहीं किया था, असहयोग में भी नहीं किया था, ये अहमदाबाद मिल हड़ताल में पहली बार 1918 में किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद मिल मालिक और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी ने मिल मजदूरों के पक्ष में आंदोलन शुरू कर दिया और वहाँ मजदूर ने भी गांधी जी का साथ दिया और नेतृत्व में मिले मजदूरों की हड़ताल कर दी तथा गांधी जी ने मजदूर के समर्थन में भूख हड़ताल पहली बार कर दिया यहीं पे। तो कंपनी को झुकना पड़ा था, मिल मालिक को। उसके बाद प्लेग बोनस भी दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड लिटन है, रिपन है, कैनिंग है, मेयो है। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। तो कब? 1882 ईस्वी में इसने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा था। चलिए 1882 शासन अधिनियम में लॉर्ड रिपन द्वारा इसको जनक कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? लाला लाजपत राय, ये विशेष अधिवेशन 1920 में चुने गए थे। महात्मा गांधी 1924 में भी चुने गए थे एक ही बार बेलगांव अधिवेशन में। मदन मोहन मालवीय भी चुने गए थे। बाल गंगाधर तिलक एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। इनको मौका कभी नहीं मिला। जब ये बनना चाहे तो ये मैक्सिमम टाइम तो ये जेल में ही रहे थे, तो इसको मौका नहीं मिला और कांग्रेस से लगभग 1907 में ही सूरत फूट के कारण अलग हो गया था। और 1916 में जब ये लखनऊ अधिवेशन में ये शामिल भी हुए गरम दल नरम दल, तो फिर क्या हुआ कि उसके 1920 में इनकी मृत्यु ही होगी। कब? कि जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने वाला था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन 1885 में स्थापना के समय, स्थापना अधिवेशन भी बोला जाता है, मुंबई में हुआ था। 72 मेंबर ने लिया था। इसमें क्या नाम था? 72 लोग ने क्या बोल सकते हैं उसको 72। ये नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट है, ये मुंबई में हुआ था, इतना जान लीजिए मुंबई। नेक्स्ट है, ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फेजेंडा। तो ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। 11 का हो जाएगा डी नंबर। फेजेंडा पूरे ब्राज़ील में पाए जाने वाले पौधे हैं। औपनिवेशिक काल में के दौरान क्या हुआ था? मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये क्षेत्र केंद्रित हो गया था, जो चीन और इससे जुड़ा हुआ था। 19वीं शताब्दी में दक्षिण पूर्व एशिया लगभग हो गया था। इसमें कॉफ़ी उत्पादन के विस्तार काफ़ी यहाँ ब्राज़ील में होने लगा था, पूरा ब्राज़ील लगभग में होने लगा था। तो वही क्षेत्र फेजेंडा का रहता है, कॉफ़ी बागान को। यहाँ पे ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट सवाल पूछता है कि कॉफ़ी बागान को क्या बोला जाता है? फेजेंडा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय जलधारा नहीं है? मतलब गर्म जलधारा कौन है? तो इसमें तो पहले कैनेरी, ये ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट भी ठंडी जलधारा है। ओएसियो भी हम्बोल्ट जलधारा या पेरू की जलधारा, जो दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट पे चलती है, ठंडी जलधारा। इसी में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एल नीनो ला नीनो आता है। हम्बोल्ट जलधारा में ही जो टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसका हो जाएगा अगुलहास जलधारा। ये गर्म जलधारा है। ये कहाँ बहती है? ये अफ्रीका के पूर्वी तट मेडागास्कर के पास ये गर्म जलधारा है, हिंद महासागर में बहती है। अफ्रीका मेडागास्कर है ना, यहाँ पे अगुलहास जलधारा बहती है। नेक्स्ट चलते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? देखते हैं। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, ये सही है। तिलैया डैम, केनार नदी। देख लेते हैं आगे भी। गांधी सागर बांध, चंबल नदी, ये सही है। नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी, सभी सही हैं, लेकिन बी नंबर सही है। तिलैया डैम कहाँ? बराकर नदी में पाए जाते हैं, बराकर नदी पे है तिलैया डैम, झारखंड में। तो इसका कैनेरी नदी नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पहला है नकदी फसलों और खाद्य फसलों दोनों की खेती, गलत है। एक ही खेती में दो या अधिक फसलों की खेती, ये भी गलत है। पशुओं का पालन और फसलों के साथ साथ उगाने, जहाँ पे खेती भी किया जाता है, फसल भी उगाया जाता है और पशुपालन भी किया जाता है, तो ऐसे किसान को ही मिश्रित खेती की संज्ञा दी गई है। ऐसे कृषि को मिश्रित खेती की संज्ञा दी गई है। लड़खड़ा जा रहे हैं, सॉरी। भितरकनिका जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, कहाँ अवस्थित है? तो ये उड़ीसा में अवस्थित है। तो भितरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में है। तो भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क एवं सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क दोनों उड़ीसा में ही स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये भी उड़ीसा ही है। बॉक्साइट तो एक अधिकार प्राप्त है उड़ीसा को, सबको पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सारे प्रश्न का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, जो हमको ज़रूरी लग रहा है कि इसका डिस्कशन होना चाहिए वो करा रहे हैं। और इसमें क्या डिस्कशन कर रहे हैं? उड़ीसा में बॉक्साइट पाया जाता है, इसमें कौन सा डिस्कशन होगा? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ चोटी, 1350 मीटर में है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ये नर्मदा तापी नदी के, सतपुड़ा रेंज कहाँ है? नर्मदा इधर से बहती है और सतपुड़ा है, फिर तापी बहती है। ये अरब सागर में अपना मुहाना खंभात की खाड़ी में गिराती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? कोयना नदी कृष्णा की सहायक नदी है। यह दक्षिण भारत की नदी है। कृष्णा की सहायक नदी कोयना नदी है। नेक्स्ट चलते हैं। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। यहाँ समय शीत ऋतु मतलब ठंडे के दिन में भारत की वर्षा। तो भारत में कहाँ वर्षा हो रहा है? उत्तर भाग में। उत्तर भाग में जो वर्षा होती है वो पश्चिम विक्षोभ से होती है। शीत ऋतु में भारत में दो जगह वर्षा होता है। उत्तरी भाग में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में तो हिमपात होता है और हिमाचल प्रदेश में इधर वर्षा होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, कभी कभी ठंडी दिन में पश्चिमी बिहार तक भी बारिश, अगर पश्चिम विक्षोभ ज़्यादा नमी रहता है पश्चिम विक्षोभ में तो बिहार तक भी वर्षा करा देती है। तो ये पश्चिम विक्षोभ होगा। और दूसरा तमिलनाडु में वर्षा होती है, लौटती हुई मानसून कह सकते हैं, या उत्तर पूर्व मानसून से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में वर्षा होती है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना जब पढ़िएगा तो पता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये है। विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, ये सब स्वतंत्रता है। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का व्यवस्था प्रस्तावना में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को हटा रहा है तो केवल राज्यसभा में, तो ये केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह प्रस्ताव राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। संविधान के अनुसार इस प्रस्ताव से लोकसभा सहमत होना चाहिए, बस लोकसभा सहमति दे देगा, जिसका अभिप्राय यह है कि लोकसभा इस प्रस्ताव में साधारण बहुमत से पारित कर देगा। तो ये राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, इसको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं।
निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो कौन कौन है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो ये तो है अपराध, ये तो आपातकाल में भी होता है। 20 अनुच्छेद। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। तो ए और बी दोनों होगा। ये आपकी बात दरोगा मेंस में पूछा गया था प्रश्न कि आपातकाल के दौरान भी, राष्ट्रीय आपात के भी समय में कौन से अनुच्छेद को सीमित नहीं किया जा सकता है। तो यही बात था कि अनुच्छेद 20, उसमें आर्टिकल पूछा गया था, इसमें आर्टिकल का विस्तार हम लिख दिए हैं। तो बस यही अंतर है। डी नंबर प्रश्न सभी महत्वपूर्ण है, आप लोग को भी लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होता है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट देखता है, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या बोले, कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्न में से कौन सूचीबद्ध है? भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, ये भी है, ये है। सहकारी समितियों का प्रोत्साहन, ये है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रोत्साहन 51 में अनुच्छेद 51, ये भी है। उपर्युक्त में से सभी, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? कौन? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो 25 का आंसर हो जाएगा क्या? ये राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। तो राज्यपाल तो नियुक्त करता है, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन होते हैं? पदेन सभापति राष्ट्रपति होते हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो यही प्रथम सभापति भी होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में ऑपरेशन फ्लड के प्रणेता कौन थे? तो ऑपरेशन फ्लड के प्रणेता कौन थे? बुर्गिज कुरियन। ये ऑपरेशन फ्लड दुग्ध के क्रांति से थे, दुग्ध क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन का तात्पर्य है, तो ऑप्शन है घरेलू मुद्रा के आंतरिक मूल्य में कमी करना, ये नहीं होगा। घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी करना, हाँ। विदेशी मुद्रा के साथ घरेलू मुद्रा के रुपये में कमी कर देता है ना, बाह्य मूल्य की कमी करना कहलाता है, यह मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है इसे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी नहीं किया जाता है? मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ये भी यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। लैंगिक असमानता सूचकांक, ये भी यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक, ये यूएनडीपी द्वारा जारी नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 30 नंबर हो गया, 29 हो गया, 30 नंबर चलते हैं। यदि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात, क्या है? नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है, तो निम्न में से क्या प्रभाव होगा? तो ये क्या हो जाएगा? 30 का बी नंबर, मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगा। नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करेगा तो मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगा। ये आरबीआई जारी करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है। इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि तो दाब नहीं है, दाब ये अदिश राशि है। और इसका लगभग 90% केस में आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं कौन सदिश है कौन अदिश है। अगर वो या वो से स्टार्ट होता है,
जैसे बल्ब, विस्थापन, इस टाइप का वो ये सबसे स्टार्ट होता है, तो वो सदिश राशि 90% केस में होता है, और बाकी अक्षर से स्टार्ट होता है, जैसे भार हो गया और कुछ हो गया, तो ये अदिश राशि होगा। आप नोटिस कीजिएगा, कई बार हम तो नोटिस किए हैं, तो हमको लगा था, तो यही ट्रिक हम रखे हैं अपने लिए, और कुछ तो याद भी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। रेडियम तो इसको मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है। भारी जल, हाँ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल को भी मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट और भारी जल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एवं सी, डी नंबर आंसर, ए एवं सी दोनों। देखिए नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर। जब बर्फ पिघलता है तो क्या होगा? जब बर्फ पिघलता है तो आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाता है तो उसका आयतन घटता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि वेग बढ़ता है, ये तो सही बात है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही बात है कि दाब पे निर्भर नहीं करता है ध्वनि का वेग। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत बात है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम नहीं होता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु का वेग प्रभावित नहीं होता है, नहीं बात प्रभावित होता है आयाम तथा आवृत्ति में परिवर्तन से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये पूछ रहा था नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? तो रेडियो एक्टिव जिरकोनियम नहीं है, 35 नंबर का डी। एस्टेटाइन है, फ्रांसियम है, ट्रिटियम है, ये रेडियो एक्टिव तत्व पाए हैं, ये जिरकोनियम नहीं है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण होता है, न्यूक्लियस में, नाभिक में होता है, नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। पर्णहरित जो पादप के पत्ते में पाए जाते हैं, पादप में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में ये पाए जाते हैं, और उसी से प्रकाश संश्लेषण होता है। आंसर हो जाएगा सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन दरोगा तो 60-65 क्वेश्चन इजी इतना पूछता है कि आपको लगेगा एग्जाम निकल जाएगा, और 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो टफ, इसलिए कटअप भी इतना जा रहा है। तैयारी ढंग से कीजिए, मेहनत अभी तो है समय, पढ़ते रहिए बस। ठंडा का मौसम भी अच्छा किया है, विद्यार्थी रूम में बैठे रहिए, कंबल में पढ़ते रहिए एनी टाइम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है? तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, ल्यूकेमिया आनुवांशिक रोग नहीं है। थैलीसीमिया, वर्णांगता, हीमोफीलिया, ये तीनों आनुवांशिक रोग हैं। आनुवांशिक रोग कौन सा होता है? मतलब आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होता है, कि पिता का रोग पुत्र में आ गया, पुत्र का नाती में, पोता में चला गया, बेटी में चला गया, तो ऐसे आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। यह है थैलीसीमिया, वर्णांगता और हीमोफीलिया, तीनों आनुवांशिक रोग हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित मतलब पानी से फैलता है। टाइफाइड, पटना में देखते होंगे, लड़का पैसा बचाने के चक्कर में बोरिंग का पानी पी लेता है, टंकी का पानी, और सबको टाइफाइड हो जाता है और भागता है घर। तो डेंगू तो सांप मच्छर से होता है, चेचक भी नहीं होगा, चेचक तो विषाणु से होता है, तपेदिक भी नहीं होता है, टीबी जो है तपेदिक। यहाँ टाइफाइड होता है, जल जनित रोग है। तो इजी में समझने का प्रयास कीजिए, सारे सवाल का आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। जिस रूप में पौधा नाइट्रोजन प्राप्त करता है वह है, तो पौधा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करता है। तो आंसर हो जाएगा 39 का ए नंबर। नेक्स्ट है 40 नंबर, क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। ये जो 1980 है,
वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था, और 1988 में वन नीति पारित किया गया था। वन नीति 1988 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है करेंट अफेयर है, 41 से 50 10 प्रश्न करेंट अफेयर है, और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप लोग बना के देखिए तब पता चलेगा कि फालतू करेंट अफेयर को यहाँ शामिल ही नहीं किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में आयोजित 7वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया? तो आसियान जो 7वां जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति ने इसमें प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट चलते हैं। स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थियों के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है? कितना राज्यों को शामिल किया गया है? 6 राज्यों को पहले चरण में स्वामित्व योजना के तहत किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो दरभंगा तो ऐसे नहीं होगा, बिहार में इतना विकसित तो बिहार अभी नहीं हुआ। ये हो जाएगा पांडिचेरी हवाई अड्डा, मजाक किए इसके, पांडिचेरी हवाई अड्डा हो जाएगा। पूरी तरह सौर ऊर्जा पे डिपेंडेंट हो चुका है, सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। और ये वैकल्पिक ऊर्जा का उदाहरण है और बहुत अच्छा कदम है। इससे ना तो प्रदूषण होता है ना और कुछ होता है, और ऐसा पूरा विश्व अभी प्रयास कर रहा है, वैकल्पिक ऊर्जा को देख रहा है और बहुत सारा खर्च भी कर रहा है। काहे कि ऊर्जा संसाधन जो था, कोयला भी समाप्त होने वाला है, पेट्रोल भी एक समय समाप्त हो जाएगा, तो वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ विश्व भाग ही रहा है, और सूर्य तो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रदूषण का स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान, प्रदूषण विरोधी अभियान का क्या नाम था? प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में पर क्या है? प्रदूषण विरोधी अभियान, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ये अभियान है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ब्रैकेट होगा। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू करने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली सरकार ने ही ऐसा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान की घोषणा की है। दिल्ली में प्रदूषण तो अपने चरम पे रहता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? बोंगो सागर जो नौसैनिक अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच। यह कहाँ पे हुआ था? बंगाल के उत्तरी खाड़ी में हुआ है। आंसर नंबर सी, अंडमान सागर नहीं होगा, अरब सागर नहीं होगा, बंगाल के पूर्वी खाड़ी नहीं होगा, बंगाल के उत्तरी खाड़ी। नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर। किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा हाल ही में पूरे सफ़र के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की? ये दक्षिण पूर्व रेलवे ने किया। मेरी सहेली, ये महिला की सुरक्षा को देखते हुए, उसको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की। किसने? दक्षिण पूर्व रेलवे ने। नेक्स्ट चलते हैं। अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में अमेजन फ्लिपकार्ट अमेजन जो होता है वही अमेजन है। अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो ये गुजरात राज्य में है, महिला के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? ये लुधियाना में किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्री ने की? उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा कब तक भारत? 2023 तक में आत्मनिर्भर बन जाएगा भारत, ये केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने घोषणा की है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है?
तो देश का सबसे बड़ा फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। चलिए 50 प्रश्न हो गया, आप इसमें बनाएं और देखिए, अपने आप को जांचिए कितना सही हुआ। अगर 30 प्लस भी हमको लगता है, सेट तो डिफ़िकल्ट ज़रूर था, 30 प्लस आपका सही है तो आपकी तैयारी हम अच्छी समझेंगे। और इसमें करेंट ईजी था, 10 करेंट, तो आप उधर से 25 भी न लाते हैं, 30 नहीं 35 कर सकते हैं इसको, 35 लाते हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है मेरे अनुसार। और 35 से ज़्यादा ही आए मेरा यही सोच है। सब इजी ही प्रश्न है, देखिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना बताइए कि स्कोर आपका कितना गया। और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी बहुत 10 या 15 दिन चैनल को शुरू करने से हुआ है, हम भी ढंग से नहीं बोल पा रहे हैं। तो चलिए धीरे धीरे हो जाएगा, प्रयास करते रहना चाहिए आदमी को। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब बिहार दरोगा के लिए रोज़ाना एक टेस्ट आएगा, आप ये बिहार पुलिस वाले भी देख सकते हैं। और जीएस प्रश्न पत्र में तो लगभग यही प्रकृति होता है, चाहे सचिवालय दीजिए या कोई भी दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में है। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए बाय।